हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट की, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं तो यह हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट, जो कि बिल्कुल आसान यूनिट और बिल्कुल छोटी यूनिट। तो आज हम एक ही वीडियो में ये पूरी यूनिट को खत्म कर देंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही वीडियो में हम कवर कर देंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, पेशेंस बना के रहिएगा। और आपको अगर नोट्स भी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करके वहाँ से नोट्स फटाक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना लेट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह है कोलाइडल डिस्पर्जन। तो कोलाइडल डिस्पर्जन समझने से पहले हमें ये समझना होता है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, देन सोल्यूशन क्या होता है। अगर आप सभी को पहले से पता है तो ठीक है, बट अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि सॉल्यूट, सोल्यूशन ये सब क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो हमारा एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक। एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, जब दोनों को हम ऐड करते हैं जो थर्ड वाला बनता है, तब जाके हमारा बनता है क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, ये तो सभी को पता होगा आई होप। अब ये जो सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, तब जाके हमारा बनता है एक सॉल्यूशन। अब हम एक सॉल्यूशन मान लो इधर बना रहे हैं, ठीक है। इसमें हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं, मान लो चीनी ऐड कर रहे हैं और पानी ऐड कर रहे हैं। अब जब दोनों को ऐड किए तब जाके हमारा एक बन गया ये सॉल्यूशन। अब ये जो चीनी हमारी होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चीनी क्या है आपका, ये इसमें आप चीनी को क्या बोलोगे, सॉल्यूट की सॉल्वेंट। हम चीनी को बोलेंगे सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब जो भी हमारे सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में ऐड हो, और ज़्यादातर यह भी देखा जाए तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हों और कम अमाउंट में ऐड हो हमारे सॉल्यूशन में, उन्हें हम बोलते हैं सॉल्यूट। बाकी जो सॉल्वेंट हमारा होता है वह ज़्यादातर देखोगे आप तो वह लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, और जो ज़्यादा अमाउंट में भी यह मिलेगा। मतलब समझ कह सकते हो। तो यहाँ पे हम जो पानी है, हमारा पानी, ये है आपका सॉल्वेंट। अब एक ट्रिक ये मैं बता दूं कि देखो, सॉल्यूट 1 2 3 4 5 है, इसमें 6 लेटर इन्वॉल्व है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर इन्वॉल्व है। तो देखो, 7 लेटर अगर इन्वॉल्व है और इसमें 6 लेटर इन्वॉल्व है, तो 6 वाला जो जाहिर सी बात कम है और 7 वाला ज़्यादा है। तो 7 वाला मतलब हमारा होगा सॉल्वेंट, मतलब पानी तो ज़्यादा रहेगा हमारे सोल्यूशन में। और 6 वाला जो सॉल्यूट है, वह सॉल्यूट जो हमारे सोल्यूशन में वह कम होता है, ठीक है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट जब ऐड होते हैं तो हमारा बनता है सोल्यूशन। अब देखो, ये जो सॉल्यूशन होता है यह भी दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। अब होमोजीनियस में जो देखोगे फेज जो होता है वो एक ही फेज होता है, ठीक है। अगर आपको जैसे पानी और चीनी डिजॉल्व कर दिए तो एक ही फेज दिखेगा, वहाँ पे कुछ सेडिमेंट आपको नहीं दिखेगा नीचे, ठीक। लेकिन अगर वहीं हेट्रोजीनियस में देखा जाए तो अगर आप बालू और पानी को ऐड कर रहे हो तो बालू धीरे धीरे नीचे जो है ऐसे करके वह सेडिमेंट हो जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको दो फेज दिखने लगेगा। ऊपर जो है आपको लिक्विड फेज दिखेगा और नीचे क्या है, सॉलिड फेज दिखेगा। तो जो सॉलिड फेज है मतलब दो फेज हुआ कि नहीं, तो उसको हम लोग हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो जो हमारा सोल्यूशन होता है वो दो टाइप का भी होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कोलाइडल डिस्पर्जन से। अब देखो, कोलाइडल डिस्पर्जन क्या होता है। इट इज हेट्रोजीनियस सिस्टम। अब आपको पहले मैं बता दिया कि हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है। तो जो कोलाइडल डिस्पर्जन होता है यह हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, मतलब डबल फेज सोल्यूशन का होता है। मींस इसमें जो हम सल्यूट ऐड कर रहे हैं वह पूरी तरह से हमारे सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हो रहा है। अगर वह डिजॉल्व हो जाता तो होमोजीनियस हो जाता, लेकिन डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो वह हेट्रोजीनियस ही होगा। विच इज मेड अप ऑफ डिस्पर्ज्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जो किससे बना होता है, डिस्पर्ज्ड फेज से और डिस्पर्जन मीडियम से। मैं अभी आगे आपका डाउट क्लियर करूंगा कि यह डिस्पर्ज्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। इन दिस वन सबस्टेंस इज डिस्पर्ज्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल्स इज अनदर सबस्टेंस कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। अब देखो, डिस्पर्जन मीडियम किसे बोलते हैं, डिस्पर्ज्ड किसे बोलते हैं। अब देखो, वन सबस्टेंस इज डिस्पर्ज्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल्स इज अनदर, दूसरे में क्या होता है, जो एक सबस्टेंस कह सकते हो तो जो डिस्पर्ज्ड है, ये डिस्पर्ज वाला सबस्टेंस वो आपका क्या होता है, सॉल्यूट होता है, ठीक है। जो कि फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बालू की तरह छोटे छोटे होंगे, जो दूसरे में जाके ऐड होंगे, मतलब डिस्पर्जन मीडियम में जाके ऐड होंगे। डिस्पर्जन मीडियम कह सकते हो तो आप पानी को ले लो, मतलब आपका जो सॉल्वेंट हुआ डिस्पर्जन मीडियम है। तो वही जो बालू है, बालू मतलब डिस्पर्ज्ड फेज है, और डिस्पर्जन मीडियम आपका पानी है। जब बालू में हम पानी मिला देते हैं तो वही हो जाता है कोलाइडल डिस्पर्जन। और वह क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स होने चाहिए, तब जाकर वह कोलाइडल डिस्पर्जन आपका माना जाएगा। अब इसके हम साइज की बात कर लें तो कितने साइज, मैं बोला ना मतलब फाइन पार्टिकल्स होने चाहिए, तो अब साइज भी देख लो। पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्ज्ड फेज, जो आप डिस्पर्ज्ड फेज ले रहे हो उसका पार्टिकल साइज जो है वो 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर तक ही होना चाहिए, वो अप्रॉक्स है। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो जिलेटिन और स्टार्च भी हुए हो सकता है। अब यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा,
तो इमेज में ऊपर आपको दिख रहा होगा डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, और नीचे आपको दिख रहा होगा डिस्पर्जन मीडियम। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तब जाके हमारा बनता है कोलाइडल डिस्पर्जन। अब देखो डिस्पर्ज फेज यहाँ पे हिंदी में आपको दिख रहा होगा जिसको हम मिलाना चाहते हैं और जिसमें हम मिलाना चाहते हैं, मतलब जिसको मतलब सॉलिड पार्टिकल्स, और डिस्पर्जन मीडियम मतलब लिक्विड वाला जिसमें हम मिलाना चाहते हैं। अगर इसका दूसरा नाम देखा जाए तो डिस्पर्स्ड फेज को आप डिसकंटिन्यूअस फेज भी बोल सकते हो, और डिस्पर्जन मीडियम को आप कॉन्टिन्यूअस फेज भी बोल सकते हो। या जो है एमसीक्यू क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि कॉन्टिन्यूअस फेज को आप और क्या बोल सकते हो और डिसकंटिन्यूअस फेज को और आप क्या बोल सकते हो। ये पॉइंट आप लोग अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हो। ओके फ्रेंड, अब अगर मैं इसके टाइप की बात करूँ तो ये मेनली जो है 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक हमारा मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, एक कोलाइडल डिस्पर्जन और एक कोर्स डिस्पर्जन। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन क्या होता है। इसमें जो पार्टिकल साइज होती है वह 1 माइक्रोमीटर से कम होती है, एंड पार्टिकल्स अंडरगो रैपिड डिफ्यूजन लाइक एज O2 एंड ग्लूकोज। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत तेजी से डिफ्यूजन करते हैं जैसे कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज। अब कोलाइडल डिस्पर्जन की हम बात करें तो इसमें जो होता है 1 माइक्रोमीटर से 500 माइक्रोमीटर तक इनके जो है साइज होते हैं। इनका जो डिफ्यूजन होता है बहुत धीरे धीरे होता है। और देखो जैसे इसमें क्या है, सिल्वर सोल्यूशन एग्जाम्पल है, ठीक है। डिस्पर्जन ग्रेटर देन 500 माइक्रोमीटर, इसमें जो डिस्पर्जन जो होता है वो 500 माइक्रोमीटर से क्या है, बड़े होंगे। और डोंट डिफ्यूज लाइक एज सस्पेंशन एज इमल्सन। अब देखो ये जैसे सस्पेंशन और इमल्सन की तरह डिफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्ज्ड सिस्टम। डिस्पर्ज सिस्टम का क्लासिफिकेशन अब आपको देखना है ऑन द बेसिक ऑफ दियर डिस्पर्जन फेज। डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के अकॉर्डिंग पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन डिस्पर्ज सिस्टम का। और हम मेन बात ये है कि हम लोग फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे लगभग 8, ठीक। अब यहाँ पे देखो डिस्पर्जन फेज एक तरफ है, डिस्पर्जन मीडियम और एक तरफ मैं एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका लिखने का तरीका मैं आपको ट्रिक्स बता दूं तो डिस्पर्जन मीडियम जो सेंटर वाला है तो 3 पहले आप एस एस मतलब सॉलिड सॉलिड, फिर 3 लिक्विड लिक्विड, लेकिन गैस वाला जो है 2 ही लेना है, ठीक। अब देखो क्या है, एक बार आप सॉलिड को सॉलिड के साथ मिलाओ, एक बार सॉलिड को आप लिक्विड के साथ मिलाओ, एक बार सॉलिड को आप गैस के साथ मिलाओ, फिर एक बार लिक्विड को आप सॉलिड के साथ मिलाओ, फिर एक बार लिक्विड को आप लिक्विड के साथ मिलाओ, फिर एक बार लिक्विड को आप गैस के साथ मिलाओ। और जो गैस है एक बार गैस को सॉलिड के साथ मिलाओ, एक गैस को एक बार लिक्विड के साथ मिलाओ, ठीक है। ये देखो ट्रिक था कैसे हमें इसे फ्लो चार्ट को बनाना है। अब मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगर आप सॉलिड सॉलिड को ऐड करते हैं तो कोलाइडल गोल्ड इसका एग्जाम्पल है। अगर आप सॉलिड में लिक्विड को ऐड करते हैं तो इसका वैक्स एग्जाम्पल है। अगर आप सॉलिड में गैस इन्वॉल्व करते हैं तो इसका फोम या रबर एग्जाम्पल है। अब अगर आप लिक्विड में सॉलिड ऐड करते हैं तो इसका एग्जाम्पल मॉइस्ट पेंट और प्रोटीन्स। अब लिक्विड में अगर लिक्विड ऐड होता है तो ऑयल ग्लोब्यूल्स हो जाता है, लिक्विड में अगर गैस होता है तो यह फोम हो जाता है, अगर गैस में सॉलिड हो जाते हैं तो स्मोक हो जाता है, अगर गैस में लिक्विड हो जाता है तो फॉग होता है, ठीक है। ये था इसका एग्जाम्पल। अब हम बात करें एप्लीकेशन का, इसको हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं कोलाइडल डिस्पर्जन, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ है, मतलब इसका हम लोग यूज भी तो कहीं करेंगे कि ऐसे पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। एक्सीपिएंट के यूज पे भी होता है इसका, थेरेपी में भी यूज होता है, सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज इंक्रीज करने में भी यूज होता है, स्टेबिलिटी को भी डिक्रीज इंक्रीज में होता है, कोटिंग एजेंट के मतलब तौर से भी इसका होता है, बाकी कोलाइडल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी इसका यूज होता है, ठीक है। जो लास्ट वाली पॉइंट है कोलाइडल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये आप जब हायर सेम में जाएंगे मतलब 7 सेम में जाएंगे तब ये सब आप देखने को मिलेंगे, पूरा डिटेल इस पे एक चैप्टर ही है, ओके। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स एंड कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ दियर जनरल प्रॉपर्टीज। इसमें क्या है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्जन फेज। डीएम एंड डीपी मतलब डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्जन फेज हो गया, ठीक है। अब देखो लायोफिलिक कोलाइड है, लायोफोबिक कोलाइड है, एसोसिएशन कोलाइड्स है। अब हम एक एक को डीप में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लायोफिलिक कोलाइड। अब देखो लायो प्लस फिलिक कोलाइड, ठीक है। लायो मीन्स होता है लिक्विड, और लिक्विड आपका क्या होता है, वो सॉल्वेंट होता है। ये मैं स्टार्टिंग से ही बताते आपको चला रहा हूँ, ठीक है। अब फिलिक मतलब होता है लविंग, फिलिंग मतलब होगा लविंग। अब यहाँ पे देखो क्या है, आल्सो कॉल्ड सॉल्वेंट लविंग कोलाइड। आप इसे सॉल्वेंट लविंग कोलाइड बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं, क्योंकि इनके नेम में ही इनका डेफिनेशन छिपा होता है, ओके। अब हम देखते हैं कि लायोफिलिक जो है ये भी मतलब अपने सब टाइप में भी डिवाइड हुए हैं। दीज आर दोज सोल्यूशन इन विच द डिस्पर्ज फेड ग्रेट अट्रैक्शन फॉर डिस्पर्जन मीडियम। इसमें जो है डिस्पर्ज फेज जो है वह ग्रेट अट्रैक्शन करता है अपने डिस्पर्जन मीडियम के साथ। अगर ये देखा जाए इनके सब टाइप तो हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक में क्या होता है, व्हेन डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, जब डिस्पर्जन मीडियम आपका वाटर हो तो। लाइपोफिलिक मतलब होता है व्हेन डिस्पर्जन मीडियम इज, लाइपो मतलब होता है ऑयल, जब आपका डिस्पर्जन मीडियम ऑयल हो तो। इसका एग्जांपल आपका रबर है और इसका अकेसिया जिलेटिन और वाटर, जिलेटिन इन वाटर, वाटर में जो है जिलेटिन है, ठीक है, इसका एग्जांपल। दीज आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल।
ये क्या होते हैं, अगर देखा जाए तो ये इनकी जो स्टेबिलिटी है वो हाई होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड का लायोफोबिक कोलाइड। लायोफोबिक मतलब लिक्विड से हेट करने वाले, मतलब फोबिक मतलब होता है हेट मतलब जलन या ईर्ष्या या घृणा करने वाले, बाकी लायो मतलब लिक्विड या सॉल्वेंट। अब क्या है, आल्सो टर्म एज सॉल्वेंट हेटिंग कोलाइड, इससे आप बोल सकते हो कि नहीं, क्योंकि डेफिनेशन से ही इसका, फ्रेंड नेम से इसका डेफिनेशन पता चल रहा है। इन विच द डिस्पर्स्ड फेज हैज वेरी लेस इंटरेक्शन, मतलब नो एफिनिटी, डिस्पर्स्ड फेज के साथ कोई इनका इंटरेक्शन नहीं रहेगा, ना तो कोई एफिनिटी रहेगी। ठीक है, फॉर डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम के लिए। अब दे आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, मतलब इनकी स्टेबिलिटी जो है वह भी लो ही रहेगी। अब देखो एसोसिएशन कोलाइड में क्या होता है, ना तो ये हेट करेंगे ना तो लव करेंगे, बात क्या है, दोनों बराबर करें। ठीक है, इसमें दोनों काम होता है। आल्सो कॉल्ड एम्फिलिक कोलाइड, इसको क्या आप एम्फिलिक कोलाइड भी बोल सकते हो। मॉलिक्यूल्स आयंस है बोथ पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप, इसमें जो आयंस होते हैं वो दोनों होते हैं, पोलर और नॉन पोलर ग्रुप के दोनों होते हैं। दे एग्जिस्ट सेपरेटली एट लो कंसंट्रेशन, अगर इनको देखा जाए तो इनको हम लोग लो कंसंट्रेशन पे क्या करते हैं, सेपरेट भी आउट कर सकते हैं। दे एसोसिएट एट CMC क्रिटिकल माइसेली कंसंट्रेशन टू फॉर्म माइसेली कोलाइड साइज। अब देखो ये CMC क्या होता है, द मिनिमम कंसंट्रेशन एट विच माइसेली आर फॉर्म्ड, एक मिनिमम कंसंट्रेशन पे जहाँ पे माइसेली का फॉर्मेशन होता है उन्हें हम CMC बोलते हैं। अब देखो अगर देखा जाए तो ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं, मतलब इनकी जो है स्टेबिलिटी जो है हाई होती है। अब देखो आपको सिलेबस में मेंशन किया गया है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ दिए जनरल प्रॉपर्टीज। अब हम इसको भी देख लेते हैं कंपैरेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब एक तरफ लिखी गई प्रॉपर्टी, एक तरफ लायोफिलिक कोलाइड, लायोफोबिक और एसोसिएशन। अब अगर देखा जाए नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बेस पे तो जो लायोफिलिक कोलाइड होता है वह स्ट्रांग होता है, हाई एफिनिटी भी अपने साथ वो रखता है। लायोफोबिक अगर देखा जाए तो लिटिल एफिनिटी मतलब लेस एफिनिटी। अगर इसको देखा जाए तो डिपेंड ऑन टाइप ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, अब देखो ये क्या है, डिस्पर्ज फेज के प्रॉपर्टी को देखा जाए तो मोस्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे और इसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे और इसमें क्या है, एग्रीगेशन ऑफ सरफेक्टेंट होंगे। ठीक है, अब इस पे साइज अगर देखा जाए तो इसकी स्मॉल होती है, इसकी लार्ज होती है, इसकी स्मॉल होती है। विस्कोसिटी देखा जाए तो इनकी इंक्रीज होती है, इसकी क्या है, डिस्पर्जन मीडियम के सेम होती है, मतलब सेम एज DM, और उनकी क्या है, इंक्रीज होती है। अब रिवर्सिबिलिटी प्रोफाइल अगर देखी जाए तो इसकी रिवर्सिबल होती है, इसकी इरिवर्सिबल और इसकी रिवर्सिबल होती है। स्टेबिलिटी अगर देखी जाए तो ये क्या है, हाई स्टेबल होते हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं और ये स्टेबल ही केवल होते हैं। अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा जाए तो ये सिंपल एंड इजी मेथड है, इसका स्पेशल मेथड होता है और इसका डिपेंड ऑन CMC मतलब क्रिटिकल माइसेली कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड, अब हम बात करें नेक्स्ट का, तुम्हारा जो नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है और इसमें आपको मिलेंगे 3 ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, काइनेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। तो जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और काइनेटिक प्रॉपर्टी है आपकी बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अपने नोटबुक में मेंशन करें, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और काइनेटिक प्रॉपर्टी। तो हम बात करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स की। तो देखो जैसे देखो ऑप्टिकल वर्ड से पता चल जा रहा है कि हमें ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। ऑप्टिक्स मतलब यहाँ पे कुछ लाइट से हमको क्या है, रिलेशन करना है। तो दीज प्रॉपर्टी हेल्प्स टू नो अबाउट साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलाइड पार्टिकल। इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग किसी भी कोलाइड पार्टिकल्स के मॉलिक्यूलर वेट या उसके स्ट्रक्चर या उसके साइज या शेप का पता लगाते हैं। अब ये कैसे करते हैं इसको भी देख लो। दीज आर फॉलोइंग, जैसे कि टिंडल इफेक्ट का यूज करके, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी का यूज करके और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करके। अब सबसे पहले हम बात करें टिंडल इफेक्ट, जो कि आप 10th 12th में पढ़ते चले आ रहे हैं। कभी आप जब छोटी कक्षा में पढ़ रहे होंगे जैसे 1 2 3 में, तो आप जब अपने छोटे कॉलेज सॉरी फ्रेंड छोटे स्कूल में गए थे तो वहाँ पे आपको ऐसा दिखता था कि एक जो आपके क्लास मतलब जिस क्लास में आप बैठे होते थे वहाँ पे एक छोटे से क्या होल जो ऊपर खुला होता है ना, कह सकते हो जिसको अगर देसी वर्ड बोला जाए तो मुक्का बोलते हैं ना। तो जब सन निकलता था मतलब जब धूप निकलती थी उसमें से धूप आता था हम लोग के रूम में। तो रूम में जब आता था तो जहाँ पे लाइट आती थी बीम, सॉरी फ्रेंड्स बीम आती थी ना, लाइट की बीम, तो उसमें क्या होता था, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिख रहे थे उड़ रहे हैं ना, तो उसमें जब हाथ होता आप मारते थे तब भी वह वैसे उड़ते रहते थे। तो क्या है, पार्टिकल जो स्कैटर्ड होते थे हमारे रूम में, तो वही क्या है एक टिंडल इफेक्ट, उसको भी आप मानेंगे। व्हेन एन इंटेंस कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इज पास्ट, जब आप क्या है एक PPL मतलब प्लेन पोलराइज आप पास करेंगे थ्रू ए कोलाइडल सोल्यूशन, कहाँ है, कोलाइडल सोल्यूशन में, तो केप्ट इन डार्क द पथ द बीम गेट इल्यूमिनेट्स विद द ब्लूइश लाइट। तो क्या है, आपको एक बैकग्राउंड लेना है जो कि डार्क रहेगा। अभी मैं आगे आपको फिगर के माध्यम से भी बताऊंगा। द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। अब देखो टिंडल इफेक्ट में जो भी मतलब लाइट रहेंगे वो पार्टिकल की वजह से क्या है स्कैटर्ड हो जाएंगे। ठीक है,
द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू दियर स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। अब देखो कोलाइडल पार्टिकल की वजह से जो भी लाइट हुआ स्कैटरिंग तो होगी। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या, जब वो स्कैटर होती हैं तो हम लोग बैकग्राउंड जो है हल्का सा डार्क कर देते हैं, उसी पे जो भी हैं पार्टिकल्स दिखने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पता चला कि पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट हैं। अब इसके हम सेकंड वाले अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी मतलब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का यूज करके हम उसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पता करेंगे, साइज और शेप पता करेंगे। अब इसमें देखा है यूज टू ऑब्जर्व टिंडल इफेक्ट। अब देखो क्या है, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स अपीयर एज ब्राइट स्पॉट इन डार्क बैकग्राउंड, दिस कैपेबल ऑफ यील्डिंग पिक्चर ऑफ एक्चुअल पार्टिकल। अब इस पे जो भी आए हैं हम क्या है उनके एक्चुअल पिक्चर का भी हम मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे उसका साइज क्या है, शेप क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, जो भी कोलाइडल पार्टिकल निकल के आए हैं। यू टू डिटरमाइन जीटा पोटेंशियल। अब देखो क्या है, जीटा पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए भी यूज किया जाता है। अब नीचे देखो हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी का यहाँ पे यूज किए हैं और ये हमारा है क्या, कोलाइडल डिस्पर्जन है। और यहाँ से हम लोग क्या है लाइट मारते हैं, ये कंडेंस्ड लेंस है और ऊपर से हम लोग माइक्रोस्कोपी लगा यही हमारा पार्टिकल्स को हम क्या है पूरी इसकी आइडेंटिफाई एनालिसिस कर लेते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है बहुत ही मिनिमम में हम मतलब इट गिव्स एक्चुअल पिक्चर ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। ये क्या करता है, कोलाइडल पार्टिकल का एक्चुअल पिक्चर हमें देता है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम आर पास्ड इट इज यूज टू ऑब्जर्व द साइज शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कोलाइड। ये भी क्या करता है, कोलाइड के साइज शेप स्ट्रक्चर को भी मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसमें जो भी मिलते हैं आपको बहुत ही एक्चुअल इमेज आपको मिलेगा। अब बात करें हम इसी में टर्बिडिटी का, तो ऑल कोलाइडल डिस्पर्जन सो टर्बिडिटी। अब देखो जितने भी कोलाइडल डिस्पर्जन मतलब कोलाइडल वाले पार्टिकल्स होते हैं सब ये क्या है टर्बिडिटी शो करते हैं। टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलाइड पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर आर यू टू चेक दिस। अब अगर इसको हमें चेक करना हो तो हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का भी यूज करते हैं। अगर जितना ज़्यादा आप मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा टर्बिडिटी तो बढ़ेगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम काइनेटिक प्रॉपर्टी। हमारी पहली प्रॉपर्टी ऑप्टिकल वाली खत्म होती है, अब हम बात करेंगे काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स की। These properties helps to know about the motion of colloid particle in colloidal dispersion। अब देखो जैसे काइनेटिक वर्ड से पता चल जाना चाहिए कि काइनेटिक मतलब होता है मोशन। अब यहाँ पे जो भी हमारे कोलाइडल डिस्पर्जन में जो भी यहाँ पे आपको पार्टिकल दिख रहे हैं वो कैसे मोशन करते हैं, हम जब उनके मोशन के बारे में स्टडी करते हैं मतलब उसकी तो वो क्या हो जाती है काइनेटिक प्रॉपर्टी। इसमें आपको मिलेंगे ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन सेडिमेंटेशन और विस्कोसिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राउनियन मोशन की। अब देखते हैं इट इज गिवन बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। ये जो है साइंटिस्ट एक थे रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने ये ब्राउनियन मोशन का टर्म दिया। इट इज जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन कोलाइडल डिस्पर्जन। कोलाइडल डिस्पर्जन में अगर देखा जाए तो कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में टेढ़े मेढ़े वो मोशन ऐसे ऐसे उसी में करते रहते हैं। पार्टिकल्स कंटिन्यू स्ट्रैक टू ईच अदर एंड टू वॉल ऑफ द कंटेनर। पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो कंटेनर में आप कोलाइडल पार्टिकल्स रखे हो उसमें क्या है एक दूसरे के टक्कर मारते हैं, इधर उधर अपना घूमते खेलते रहते हैं। अब जहाँ पे क्या है पार्टिकल साइज अगर घटेगी तो वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी। ये है जिगजैग मोशन का एग्जांपल। सॉरी फ्रेंड्स एग्जांपल भी कह सकते हो और ये इमेज भी एक आपका दिख रहा होगा। अब बात करें हम डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन आप सभी को पता होगा क्योंकि आप लोअर क्लास से ही देख रहे हो। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन मतलब होता है इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसमें जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ तक होता है। मतलब जहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा रहेंगे और जहाँ पे कम है ये ज़्यादा वाले पार्टिकल्स कम वाले की तरफ हमेशा मूव करते रहेंगे। इट इज बेस्ड ऑन द फिक्स फर्स्ट लॉ दैट पार्टिकल डिफ्यूज कंटिन्यूसली। और यह जो है बेस्ड होता है फिक्स फर्स्ट लॉ पर। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट का, तो हमें नेक्स्ट में देखना है सेडिमेंटेशन। तो उससे पहले आप इसका इमेज देख लो, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स हमारे मूव कर रहे हैं। अब बात करें हम सेडिमेंटेशन का, तो सेडिमेंटेशन में क्या होता था, इट इज सेटलिंग डाउन ऑफ द डिस्पर्ज्ड फेज पार्टिकल्स इनटू डिस्पर्जन मीडियम ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो डिस्पर्ज्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्जन मीडियम में आके ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो जाते हैं। इट इज आल्सो डिपेंड। अब देखो जैसे मान लो यह एक कंटेनर है और इसमें हम लोग क्या है कुछ बालू और पानी ऐड कर रहे हैं, तो बालू जो होता है फटाफट आ जाएगा हमारे नीचे। तो सेटलिंग डाउन कितनी तेजी से हो रहा है, तो हमारा जो डिस्पर्ज्ड फेज है वह डिस्पर्जन मीडियम में आकर जब सेटलिंग डाउन हो जाता है तो उन्हें बोलते हैं सेडिमेंटेशन। इट इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी। ये किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डिफरेंस ऑफ डिस्पर्ज्ड फेज टू द डिस्पर्जन मीडियम, और दोनों क्या है डिफरेंस भी यही बताता है। अगर स्टेबिलिटी कम है तो सेडिमेंटेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक इमेज भी दिख रहा होगा। अब हम बात करें यही विस्कोसिटी। देखो विस्कोसिटी क्या होती है, इट इज यूज टू रेजिस्टेंट टू फ्लूइड टू फ्लो अंडर एन अप्लाई स्ट्रेस। जब हम लोग क्या इस पे स्ट्रेस कोई अप्लाई करते हैं लिक्विड पे, तो जो क्या है मतलब लिक्विड के फ्लो में
कोई बाधा मतलब रुकावट डालती है तो उन्हें हम बोलते हैं विस्कोसिटी। इट इज डिपेंड अपॉन शेप, साइज, मॉलिक्यूलर वेट, इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये शेप, साइज, मॉलिक्यूलर वेट और डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के इंटरेक्शन पर ये पूरी डिपेंड होती है। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, जितना ज़्यादा विस्कोसिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा। ठीक है, अब हम बात करें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड, मतलब लास्ट प्रॉपर्टी है कोलाइडल डिस्पर्जन का। तो देखो दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स टू नो अबाउट द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स इन डिस्पर्जन। अब देखो इसमें क्या है, हम लोग बेसिकली बात करेंगे चार्ज के बारे में। तो पहला है इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये हम दो ही पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, वेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई ऑन द कोलाइडल डिस्पर्जन, जब हम लोग कोलाइडल डिस्पर्जन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब देन द पार्टिकल्स कैरिंग चार्ज मूव टूवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। अब इसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव की तरफ जाएंगे और जो निगेटिव है वह पॉजिटिव की तरफ आएंगे। निगेटिव चार्ज मूव टूवर्ड एनोड, जो निगेटिव चार्ज है वह एनोड की तरफ दौड़ेगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा टूवर्ड कैथोड, मतलब कैथोड की तरफ जाने लगेंगे। यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा, एक तरफ एनोड है एक तरफ कैथोड है, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो सब निगेटिव वाले जा रहे हैं, इधर देखो माइनस है मतलब नेगेटिव है तो सब पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ कोलाइडल डिस्पर्जन। अब बात करें हम इलेक्ट्रिक डबल लेयर की, तो इन दिस थ्योरी एट द फर्स्ट लेयर ऑफ चार्ज इज इम्पोर्टेड टू द सरफेस ऑफ पार्टिकल्स विच इज इमूवेबल आल्सो नोन एज स्टैटिक लेयर। अब देखो इसमें क्या है, जो फर्स्ट लेयर होता है उसमें जो चार्ज होते हैं वो इमूवेबल होते हैं। इमूवेबल अगर हैं तो मूव नहीं कर पाते, इन्हें हम लोग बोल देते हैं स्टैटिक लेयर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट का, तो इसमें क्या है, सेकंड लेयर कंसिस्ट ऑफ डिफ्यूज्ड मोबाइल आयन। ठीक है, जो सेकंड लेयर होता है उसमें क्या है, मोशन होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोबाइल आयन। द चार्ज डेवलप ऑन द बोथ लेयर आर इक्वल, और दोनों लेयर पे जो चार्ज डेवलप होते हैं वह इक्वल होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेज में कि सेकंड लेयर ऑफ डिफ्यूज ये ऊपर है, बाकी डिस्पर्ज फेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये अंदर वाला जो है फर्स्ट लेयर है। अब हम बात करें इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का, तो इलेक्ट्रोलाइट भी अगर आप डिस्पर्जन मीडियम में आप डाल दे रहे हैं मतलब कोलाइडल में, तब भी बहुत ही इफेक्ट या शो करता है। ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप अपने कोलाइडल डिस्पर्जन में इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो तो मे अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड, तो आपकी जो कोलाइड्स है उसकी स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट आ सकता है। ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल, अगर आप क्या है ज़्यादातर अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो तो अपने कोलाइड में, तो क्या होता है कोलाइड से डिस्पर्जन प्रेसिपिटेट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज पार्टिकल, तो वहाँ पे आपको क्या है एक्यूमुलेशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या है अपोजिट चार्ज होने लगेंगे तो आके क्या है सेडिमेंटेशन बहुत तेज़ी से होने लगेगा। ठीक है, एक्यूमुलेशन मतलब आके यहाँ सब इकट्ठा होने लगेंगे। तो ये था इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट। ठीक है, तो हमें क्या है इलेक्ट्रोलाइट भी मेंटेन करके चलना है। अब बात करें हम पेप्टाइजेशन का, तो इट इज यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कोलाइडल डिस्पर्जन। ये पेप्टाइजेशन हम लोग यूज करते हैं, जो भी कोलाइडल डिस्पर्जन आपको मिला है उसको क्या स्टेबल बनाने में। तो ये क्या अनस्टेबल है, और जब हम इसमें पेप्टाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तो हमारा वह स्टेबल हो जाता है। तो बस यही आपको पेप्टाइजेशन में लिखना है। अब हम बात करें प्रोटेक्टिव एक्शन क्या होता है, द एडिशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन इनटू लायोफोबिक कोलाइडल सोल्यूशन। जब हम क्या करते हैं लायोफोबिक कोलाइडल सोल्यूशन में लायोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन ऐड करते हैं तो वह क्या करता है, प्रिवेंट्स ए लायोफोबिक सोल्यूशन फॉर कोगुलेशन। तो जो लायोफोबिक सोल्यूशन होता है वह कोगुलेशन से उसको रोकता है। अब बात करें तो ये होता है प्रोटेक्टिव एक्शन। मैकेनिज्म की बात करें, वह लायोफिलिक कोलाइड एडेड टू ए लायोफोबिक कोलाइड। जब लायोफिलिक कोलाइड हम ऐड करते हैं लायोफोबिक कोलाइड में, द पार्टिकल्स ऑफ लायोफिलिक कवर द सरफेस ऑफ लायोफोबिक पार्टिकल। तो लायोफिलिक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लायोफोबिक पार्टिकल्स को क्या करते हैं, ऊपर से एक लेयर लगा देते हैं, मतलब उनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह। जैसे अब अगर यही आपका एक पार्टिकल्स है दूसरा आगे इसको कवर कर लिया तो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया कि नहीं, तो ये इसका था एक मैकेनिज्म। अब बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का जो बार बार पूछा जाता है, तो वह है आपका गोल्ड नंबर। द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन mg, जो प्रोटेक्टिव कोलाइड होता है वह mg में होगा, विच प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ गोल्ड सोल्यूशन, जो कि गोल्ड सोल्यूशन के कोगुलेशन को रोकेगा। जैसे 10 ml अगर आप ले रहे हैं तो 10 ml अगर आप ले रहे हैं तो उसमें क्या है 1 ml NaCl एडेड टू इट, तो हमें उसमें 1 ml NaCl भी ऐड करना होता है प्रोटेक्शन के लिए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 10 ml आपका यहाँ पे गोल्ड सोल्यूशन है, वो इस समय क्या है अनस्टेबल है। ठीक है, 0.1% NaCl जब डालते हैं तो वह स्टेबल हो जाता है। फिर जब उसमें 0.1% AgNO3 डालते हैं तो वह क्या है फिर स्टेबल कोलाइड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे गोल्ड नंबर।
ओके फ्रेंड, तो ये जो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट था, इसमें से जितने भी टॉपिक थे ऑलरेडी अब ये कवर हो चुके हैं। बिल्कुल छोटी यूनिट, बिल्कुल आसान यूनिट। अगर आप सब अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं जल्द ही ये यूनिट नंबर सेकंड का ये रियोलॉजी वाला पार्ट भी जल्द ही मैं एंड कर दूंगा। बाकी टोटल सिलेबस तो एंड ही करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको नोट भी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।